नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में आधुनिक भारत के इतिहास में सेकेंड ईयर में सेकेंड लास्ट लेक्चर पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड लास्ट क्यों बोला मैंने? क्योंकि इस सब्जेक्ट का ये सेकेंड लास्ट लेक्चर होने जा रहा है। इसके बाद में एक लेक्चर और होगा, उसी के साथ में आपका ये सब्जेक्ट पूरी तरह कवर हो जाएगा। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और नया टॉपिक, आजाद हिंद फौज पर। जी हाँ, तो इसमें दोस्तों हम सुभाष चंद्र बोस और उनके द्वारा रचित आजाद हिंद फौज पर पूरे डिटेल में और पूरे व्यवहारिक रूप से एकदम एज ए स्टोरी के रूप में इससे हम चर्चा करेंगे, जिससे कि ये हमारे मस्तिष्क में पूरी तरह कहानी के रूप में याद हो जाए, समा जाए, ताकि एग्जाम के टाइम जब हम जितने वर्डों की आवश्यकता हो उसके अनुसार हम इसको एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का इंपॉर्टेंट सेशन। चूंकि सेशन तो जितने भी सब्जेक्ट हमने, चूंकि इस सब्जेक्ट में जितने भी सब्जेक्ट अभी तक हमने लिए हैं, उन सभी सब्जेक्टों में सबसे ज्यादा लेक्चर हमारे इसी विषय पर देखने को मिले हैं। और इस विषय पर इतने ज्यादा लेक्चर लेने का रीजन ही ये है कि इस विषय पर जितने भी टॉपिक है दोस्तों, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है और बीच में से किसी को भी छोड़ना मुझे कहीं से कहीं तक उचित नहीं लगा। तो आप लोग भी यदि स्टडी को लेकर के केयरफुल हैं, थोड़े से, है ना, ज्यादा ही सीरियस है ना, तो आपको डे 1 से, अर्थात कि लेक्चर नंबर 1 से फॉलो करना चाहिए और कंप्लीट लेक्चरों को देखना चाहिए, जिससे कि आपके सारे टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आगे बढ़े उससे पहले हर रोज की तरह ही मैं आज भी बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर तीनों ही ईयर के छात्रों को बताना चाहूंगा कि सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारी इसी चैनल की प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं। यदि आपके सिलेबस में कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो यूट्यूब के अन्य प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल रहा हो, या अगर मिल रहा हो तो वहां पर आपसे कोई पेमेंट की बात कर रहा हो, तो ऐसी कोई समस्या वाली बात इस प्लेटफॉर्म के साथ नहीं होगी। आइए फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाएंगे डिटेल में, और उनके नोट्स भी आसानी से आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपका रिवीजन लगा करके आप अपने एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। इसके अलावा यदि आप में से कोई भी छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो प्रज्ञान हिंदी प्लेटफॉर्म को जरूर विजिट करें। वहां पर क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में, जिसको नाम दिया है टॉप 5000 ऑल इंडिया जीके सीरीज। स्टार्ट हो चुकी है, 3500 से ज्यादा क्वेश्चन वहां डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, इस चैनल पर, प्रज्ञान हिंदी चैनल पर, मैं आप लोगों को आपकी यूपीएससी से लेकर के जनरल जो आपके वनडे एग्जाम होते हैं वहां तक की पूरी यात्रा कवर करवाऊंगा। उसमें जितने भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं वो सारे सब्जेक्ट में डिटेल में पढ़ाऊंगा। जैसे कि हिस्ट्री में कंप्लीट हिस्ट्री होगा, चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री हो या इंडियन हिस्ट्री हो। पॉलिटी कंप्लीट होगा, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, या कहें कि इथिक्स, और जनरल हिंदी और इंग्लिश भी हम इस चैनल पर कवर करेंगे। कुल मिलाकर के ये जो 8 सब्जेक्ट आप लोग देख रहे हैं, ये 8 नहीं, बल्कि अगर इनको हम पार्ट्स में डिवाइड करें तो 12 से 13 सब्जेक्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम पूरे डिटेल में, पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, और उनकी नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और उम्मीद ये करता हूं दोस्तों, सिर्फ उम्मीद नहीं, अनुभव है, गारंटी से बोलता हूं कि ये 8 सब्जेक्ट यदि आपने पूरे विस्तार से कवर कर लिए, 90% आपके एग्जाम की तैयारी एकमात्र चैनल मात्र पे हो जाती है, चैनल के लेक्चरों से हो जाएगी। बाकी आपको किस प्रकार से और क्या क्या पढ़ना है वो सब कुछ मैं इसी यात्रा के दौरान बताने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं अपना आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये सिलेबस है जो अब काफी पुराना हो चुका है। पुराना इसलिए क्योंकि ये सब हम कवर कर चुके हैं, इन सब पर लेक्चर हो चुके हैं। जितने भी टॉपिक आप देख रहे हैं सारे टॉपिकों पर लेक्चर हो चुके हैं, सिवाय एक टॉपिक के। लास्ट वाला टॉपिक अब हमारा बचा हुआ है, जिसमें हम बात करेंगे भारत के विभाजन की, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। क्लियर है? चलिए, तो आज के टेबल ऑफ कंटेंट में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंटों पर डिस्कस करना। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस का परिचय देखेंगे, क्योंकि आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी और उनकी पूरी यात्रा को समझना बहुत आवश्यक है। इसी कारण से
और सुभाष चंद्र बोस के परिचय को समझने के बाद में हम आजाद हिंद फौज की स्थापना पर आएंगे और आजाद हिंद फौज से संबंधित जो तथ्य हैं उन पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आजाद हिंद फौज में हम बात करेंगे उसकी आजाद हिंद फौज की स्थापना या उसकी पृष्ठभूमि की, कि इसकी पृष्ठभूमि तैयार कैसे हुई, इसकी स्थापना कब हुई, किसके द्वारा हुई, किन परिस्थितियों में हुई। उसके बाद में हम इसकी संरचना और उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम इसके प्रमुख जो अभियान रहे हैं, अभियानों की चर्चा करेंगे, इसके प्रभाव और परिणाम की बात करेंगे और अंततः हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। क्लियर है? तो इन सभी तथ्यों के माध्यम से आज का सेशन हमारा पूरी तरह कंप्लीट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं और एक एक करके इनको डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, हर सेशन की तरह मैं आज भी आप लोगों से बोलूंगा, आप आज भी अगर यदि आप पेन पेपर लेके बैठे हो ना तो उसको साइड में रख दीजिए। आप कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है। नोट डाउन करना चाहते हो, नोट्स बनाना चाहते हो तो लेक्चर खत्म होने के बाद वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, ये वाला पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। ठीक है, पीडीएफ के रूप में मैं डाल दूंगा, उसको डाउनलोड कीजिए और आराम से जैसा लगे वैसे आप उसको आराम से शांति से बैठकर नोट्स बनाइए। क्योंकि एक बार अगर आपने लेक्चर में पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ लिया तो नोट्स बनाने में आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। क्लियर है? उसी से आपको पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, क्या आपको नोट्स में लिखना है और क्या नहीं लिखना है। और दोस्तों, जितना बड़ा पार्ट रोल पे जो है क्या करना है ये करता है ना, उससे ज्यादा रोल प्ले कौन करता है पता है आपको, कि आपको क्या नहीं करना है। इसलिए दोनों ही पक्षों पर समान रूप से अध्ययन करें, एनालाइज करें, तभी कहीं जाकर के आप इस क्षेत्र में कुछ बेहतर कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आजाद हिंद सुभाष चंद्र बोस के परिचय से। दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे कहानी सुभाष चंद्र बोस के जन्म से। इनका जन्म, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। कटक में हुआ था। ठीक है, थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ेंगे क्योंकि जहां पर इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जैसी कहानी होगी वहां रुकेंगे भी, क्योंकि कंटेंट इसमें थोड़ा ज्यादा है। एज ए स्टोरी में इसको कवर कर रहा हूं और बाद में जब आप रिवीजन लगाएं तो उस वक्त भी आपको कहानी की तरह ही लगे, इसलिए इसमें कंटेंट जो है ना थोड़ा सा अलग विशेषताओं के साथ में लाया गया है। थोड़ा कंटेंट देखने में ज्यादा लगेगा आपको, लेकिन एक कहानी में सभी जितने भी तथ्य हैं सब एक कहानी में पिरो दिए गए हैं, बिल्कुल मोतियों की तरह। आप बीच में से कुछ भी नहीं भूलोगे, बस ध्यान सुनते चलिएगा। तो आज सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ। इनके पिता का नाम था जानकी नाथ और इनके पिता एक धनी व्यक्ति हुआ करते थे जो कि पेशे से क्या थे, वकील थे। क्लियर है? और पेशे से वकील थे, धनी व्यक्ति थे। इन पर जिस सभ्यता का प्रभाव था, इन पर दैट मीन्स कि इनके पिता पर, जानकी नाथ पर जिस सभ्यता का प्रभाव था वो थी अंग्रेजी सभ्यता, मतलब पश्चिमी सभ्यता। अगर हम सीधे सीधे कहें तो इनके पिता पर अंग्रेजी अर्थात ब्रिटिश सभ्यता का या पश्चिमी सभ्यता का विशेष प्रभाव था और ये चाहते थे कि इनका पुत्र भी उसी सभ्यता को अपनाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ नहीं। जैसे जैसे ये अर्थात सुभाष चंद्र बोस बड़े होते गए वैसे वैसे उन पर जो भारत में आंदोलन चल रहे थे, जो स्वदेशी आंदोलन चल रहे थे, उनका बड़ा गहरा प्रभाव इनके व्यक्तित्व पर पड़ने लगा, जो बचपन से ही नजर आने लगा था। और इसी प्रकार के कुछ स्वदेशी आंदोलन बंगाल में चल रहे थे जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को विशेष रूप से प्रभावित किया। अब धीरे धीरे ये इन जो है बड़े हो रहे थे और इनकी प्रतिभाएं अब अलग ही नजर आने लगी थी। सुभाष चंद्र बोस एक मेधावी छात्र थे। 1913 में उन्होंने प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और जितनी भी उन्होंने परीक्षाएं दी है सब कुछ प्रथम श्रेणी में ही उन्होंने उत्तीर्ण की। जैसे कि बीए किया, एमए किया, ये भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके अलावा 1920 में उन्होंने आईसीएस, जिसे आज आईएएस बोला जाता, आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। इंग्लैंड में जाकर के उन्होंने एग्जाम दिया। आईसीएस में पास हुए, उनको आईएएस अधिकारी की नौकरी मिली, लेकिन चूंकि उनके व्यक्तित्व पर जो है राष्ट्र प्रेम की भावना ज्यादा घर कर चुकी थी, इसलिए उनको उचित नहीं लगता था कि अंग्रेजों के अंडर में आके, अंग्रेजों के अधीन आकर के वो नौकरी करे। इसीलिए वो वहां से इंग्लैंड लौट करके आ गए, इंग्लैंड से वापस भारत लौट करके आ गए। और मात्र जब उस समय वो 24 साल के थे, आईसीएस परीक्षा पास करने तक वो 24 वर्ष के हो चुके थे। याद रखिएगा, 24 वर्ष के अंदर ही उन्होंने एमए, बीए, आईसीएस सब कुछ पास कर लिया। 24 वर्ष की आयु में वो वापस भारत लौट करके आए और भारत आकर के उन्होंने सक्रिय राजनीति में भाग लेना प्रारंभ कर दिया, 24 वर्ष की उम्र मात्र में।
और उस समय ही उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु बना लिए, जिनका नाम था देशबंधु चित्तरंजन दास। क्या नाम था? देशबंधु चित्तरंजन दास। यही सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। क्लियर है? कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं, कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है, 1921 में पहुंचते हैं। 1921 में कलकत्ता में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन की सूचना मिली। किनको? क्रांतिकारियों को। ठीक है, तो जैसे ही प्रिंस ऑफ वेल्स मतलब कि ब्रिटेन के महाराजा, महाराष्ट्र, ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स महाराष्ट्र के पुत्र या उनकी फैमिली में से, ठीक है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो है, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आने वाले थे। भारत आने वाले थे कहां? कलकत्ता में। कब? 1921 में। और यह सूचना मिल जाती है क्रांतिकारियों को, तो इसको लेकर के एक जुलूस, इनके विरोध में ये ना आए, इसके लिए उन्होंने पहली बार जो है एक जुलूस में भागीदारी की, बल्कि इस जुलूस का नेतृत्व किया। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। और इस जुलूस का नेतृत्व करने पर उन्हें पहली बार, उनके जीवन में पहली बार 6 माह की सजा हुई थी, जेल हुई। मतलब उनकी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ अब हो चुकी थी। इसके बाद में 1923 में चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई। चित्तरंजन दास इनके जो गुरु थे, इनके द्वारा एक स्वराज दल की स्थापना की गई। और स्वराज दल की जो बागडोर थी वो सुभाष चंद्र बोस को संभला दी गई महामंत्री के रूप में। इन्होंने कार्यवाहक अध्यक्ष का पद निभाया, पद पर कार्य किया। कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर कार्य करते हुए इन्होंने कई सारे क्रांतिकारी कार्य भी किए, राजनीतिक कार्य भी किए, जो कि भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध थे। इसके अलावा उन्होंने 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ हरिपुरा में, जो कि प्रमुख है, और कुछ विशेष बातों के कारण या कुछ विशेष प्रस्तावों के कारण यह अधिवेशन इतिहास में काफी प्रचलित भी है। तो हरिपुरा में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो है यहां पर सुभाष चंद्र बोस को निर्वाचित किए जाते हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित तो हो चुके थे, लेकिन गांधी जी से जरा उनकी बनती नहीं थी विचारों को लेकर के, क्योंकि गांधी जी अहिंसा की बात करते थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस तो उनका नारा ही था, भाई तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्लियर है? तो खून से कम कुछ मांगते ही नहीं थे वो। तो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की कुछ बन नहीं पाई, इसी कारण से उनके जो कांग्रेस में मतभेद हुए, इसलिए उन्होंने 1939 को कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। और जैसे ही उन्होंने 1939 अप्रैल 39 में कांग्रेस से त्यागपत्र दिया, वैसे ही उन्होंने जून 1939 को 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। क्लियर है? इसके अलावा कहानी अभी यही नहीं रुकती है, 1940 तक अब आते हैं। 1940 की बात करते हैं। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद कर दिया, क्योंकि अब तक जो है ना उनके कई ऐसे क्रांतिकारी कार्य हो चुके थे जो कि अंग्रेजों की नींव हिलाने के लिए पर्याप्त थे, या भारतीयों में स्वतंत्रता की ज्वाला प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त थे। तो उनके इस प्रकार के क्रांतिकारी कार्यों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने फैसला लिया कि इनको नजरबंद कर दो, अन्यथा आंदोलनों को और ज्यादा हवा मिलती रहेगी। तो इस निर्णय के तहत ही 1940 में ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को उनके ही घर में नजरबंद कर दिया। ये कुछ महीने घर में नजरबंद के रूप में रहे, लेकिन 1941 में कुछ महीने के बाद ही वो पुलिस को चकमा देकर के कलकत्ता से, मतलब अपने घर से, काबुल पहुंच गए। अफगानिस्तान की राजधानी वर्तमान में काबुल पहुंच गए। ठीक है, काबुल जैसे ही पहुंचे तो काबुल में उनका जो है उनकी भेंट हुई इटली के मंत्री से, जिनका नाम था अलगंटो कुरोनी। अलगंटो कुरोनी जो कि इटली के एक मंत्री थे, उनसे उनकी वहां मुलाकात हुई। कहां पर? काबुल में, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में। बात समझ आई? तो वहां पर उनकी मुलाकात हुई, उनकी चर्चा हुई, विचार विमर्श हुए। इसके बाद में 18 मार्च 1941 को बोस जो है रूस से सहायता लेने के लिए रूस की वर्तमान राजधानी मास्को पहुंच गए। उनको लगा कि रूस से उनको आवश्यक सहायता जरूर मिलेगी, वो मास्को पहुंचे। लेकिन उसी समय में जर्मनी ने रूस पर अटैक कर दिया। अब चूंकि जर्मनी, इटली, जापान ये सब एक गुट वाले राष्ट्र थे, और जो सुभाष चंद्र बोस जो है इटली और जर्मनी के सहयोग से आगे बढ़ रहे थे। इसी कारण से जैसे ही जर्मनी ने
रूस पर आक्रमण किया तो उन्हें एहसास हो गया कि अब जो है रूस से मुझे सहायता नहीं मिलेगी, इसलिए वो वहां से भी अब निकल गए। बल्कि मास्को से खाली हाथ नहीं निकले, बल्कि मास्को में उनकी एक भेंट और होती है जर्मनी के राजदूत से। किससे? जर्मनी के राजदूत से। सोचिए, रूस गए, रूस में जर्मनी के राजदूत से उन्होंने मुलाकात की। वहां पर उन्होंने मुलाकात के दौरान ही वो 28 मार्च 1941 को हवाई जहाज से मास्को से कहां पहुंच गए? बर्लिन पहुंच गए। रूस से कहां पहुंच गए? जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी की वर्तमान राजधानी बर्लिन है। बर्लिन पहुंच गए। बर्लिन में जैसे पहुंचे तो उनका वहां पर एक बड़ा भव्य स्वागत किया जर्मनी ने। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पूरी योजना जर्मनी की सरकार को बताई और जर्मनी की सरकार ने भी उनकी सहायता करने का आश्वासन उनको दिया और जर्मनी में ही सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। यात्रा और आगे बढ़ती है। इसी बीच क्या होता है कि जापान ने सिंगापुर पर अधिकार कर लिया। सिंगापुर पर अधिकार कर लिया, जहां पर भारतीय सैनिक लगे हुए थे। भारतीय सैनिक, ब्रिटिश सरकार की ओर से भारतीय सैनिक लड़ रहे थे। तो जापान ने सिंगापुर और मलाया पर आक्रमण करके उन दोनों ही क्षेत्रों को जीत लिया। अब वहां से जो भारतीय सैनिक बंदी बनाए गए जापानी सैनिकों के द्वारा, उन सैनिकों से सुभाष चंद्र बोस की उम्मीद जाग गई। उम्मीद जागी और वो तुरंत, बिना सोचे समझे, तुरंत वो जर्मनी से जापान की ओर प्रस्थान कर गए। जर्मनी से जापान की ओर निकल गए, क्योंकि उनको पता था कि जापान उनका सहयोग जरूर करेगा और जो भारतीय सैनिक उन्होंने बंदी बनाए हैं, वो भारतीय सैनिक यदि सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि यदि मुझे मिल जाए तो मैं एक बड़ी सेना तैयार करूंगा जो ब्रिटिशों के खिलाफ मेरे साथ युद्ध लड़ेंगे। इसी उद्देश्य से उन्होंने वो आगे बढ़े और एक आजाद हिंद फौज की स्थापना का प्रण लिया। अब दोस्तों आपकी यात्रा शुरू होती है आजाद हिंद फौज की। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस की पूरी यात्रा आपने जन्म से लेकर के जापान प्रस्थान तक आपने पढ़ा पूरा। ठीक है, कि किस प्रकार से वो जापान, किन किन के दौरान जापान पहुंचे। अब जापान पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया, जरा आइए अब जरा हम इस आजाद हिंद फौज के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। आजाद हिंद फौज का गठन अगर हम बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक गौरवपूर्ण अध्याय रहा है, एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। क्योंकि ऐसा कदम जब भारत पर, जब अपने देश पर किसी और देश की सरकार का अधिकार हो और ऐसे में हमारे पास स्वतंत्रता ही ना हो और घर के चारों तरफ पुलिस लगी हुई हो, ऐसे में चोरों की तरह अपने ही घर से निकल करके भागना और विदेशों में जाकर के मदद लेकर के एक सेना तैयार कर लेना अपने आप में कोई छोटा कार्य नहीं है ना, अपने आप में कोई छोटा कार्य नहीं है। उन्होंने बाहर गए, विदेशों की यात्रा की और वहां जाकर के एक बड़ी फौज, बड़ी सेना तैयार की। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में यह अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो हमें अपने आप में गौरवान्वित फीलिंग आती, महसूस होता है, गौरव महसूस होता है अपने आप पर। यह फौज ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करने और भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बनाई गई थी। इसकी स्थापना का श्रेय पूर्णतः नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर जाता है। उन्होंने अपने नेतृत्व और प्रेरणा से इसे एक सशक्त आंदोलन में बदल दिया। हालांकि दोस्तों ये बात भी याद रखिएगा आप लोग कि आजाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय भले ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जाता है, लेकिन इससे पहले ये सेना पहले भी गठित हो चुकी थी, है ना, मोहन सिंह के द्वारा। ये आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, यहां कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो फिलहाल अभी इतना याद रखिएगा, आजाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय सुभाष चंद्र बोस को जाता है और उन्होंने ही इसे एक सेना के रूप में बदला, एक आंदोलन के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया। चलिए, तो अब बात करते हैं जरा इसके तथ्यों की, स्थापना और पृष्ठभूमि की, कि इसकी स्थापना, आजाद हिंद फौज की स्थापना किस प्रकार हुई। आजाद हिंद फौज की नींव द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पड़ी। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसकी नींव पड़ी, जब जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश उपनिवेशों पर हमला किया। इस समय क्या हुआ कि अभी तक जो है सुभाष चंद्र बोस यात्रा ही कर रहे थे और विदेशों में विभिन्न मंत्रियों से, है ना, मिल करके और अपना जो योजना थी बात को स्वतंत्र कराने की वो डिस्कस कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में उनके पास एक खबर आती है
जब ये जो है जर्मनी में थे उस समय इनके पास खबर आती है कि जापान ने एक बड़ी विजय हासिल की है ब्रिटिश सेना के खिलाफ। कहां कहां पर? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को लगभग जापान ने जीत लिया है अंग्रेजों से। जहां पर अंग्रेजों ने अधिकार कर रखा था, जैसे भारत पर अधिकार कर रखा था, उसी प्रकार से दक्षिण पूर्व के जो देश थे वहां पर भी इन्होंने अधिकार कर रखा था। तो उनको जापान ने जीत लिया। उसमें सिंगापुर और मलाया भी आता है, जहां पर भारत की एक बड़ी सेना लगी हुई थी, भारत के बड़े सैनिक लगे हुए थे। तो जैसे ही जापान ने हमला किया दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश उपनिवेशों पर, वहीं से इनके दिमाग में एक चीज आती है कि अगर ये हारे हुए सैनिक यदि मुझे मिल जाए तो एक बड़ी फौज का निर्माण हो सकता है। और इसी उद्देश्य से 1942 में भारतीय सैनिकों के एक समूह ने जापानियों का साथ देने का निर्णय लिया। अभी आजाद हिंद फौज के गठन की कोई चर्चा नहीं हुई थी, अभी युद्ध ही लड़ रहे थे। लेकिन किसके नेतृत्व में? कहां पर? सिंगापुर और मलाया में युद्ध चल रहा था, जिसके कर्नल थे मोहन सिंह। कर्नल कौन थे? मोहन सिंह। मोहन सिंह के नेतृत्व में एक बड़ी सेना युद्ध लड़ रही थी। तो मोहन सिंह के नेतृत्व वाली जो सेना थी, इन्होंने पहले ही निर्णय ले लिया था कि हम जापानियों की ओर से युद्ध लड़ेंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात होगी अपने आप में। तो सिंगापुर में युद्धबंदी भारतीय सैनिकों को संगठित करके ये एक फौज कर्नल मोहन सिंह ने बना ली। ठीक है, लेकिन मोहन सिंह और जापानी अधिकारियों के बीच में कुछ मतभेद हो जाने के कारण ये योजना आगे काम नहीं कर पाई और ये प्रयास वापस से ठप पड़ गया था, लगभग बंद ही हो चुका था। हालांकि आजाद हिंद फौज का निर्माण की अगर बात करें ना, तो उनकी नींव जो है कर्नल मोहन सिंह के द्वारा पड़ चुकी थी, लेकिन वापस से मतभेद होने की वजह से वो प्रयास निष्फल हो गए। मोहन सिंह भी चुप बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक नई सूर्य की उगती हुई किरण देखी सुभाष चंद्र बोस के रूप में, और ये सारी कार्यभार जो है ना सुभाष चंद्र बोस को संभला दिया। उनको पूरी योजना बताई और उन्होंने फिर इसको फिर से रीस्टार्ट करा। आगे बात करते हैं इसमें 1943 में। अभी 1941 तक की घटना देखी आप लोगों ने। 1943 में जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से जापान पहुंचे तो उन्होंने फौज को पुनर्गठित किया। फौज को पुनर्गठित किया, पुनर्गठित, गठित नहीं, पुनर्गठित। गठित कौन कर चुके थे? कर्नल मोहन सिंह। तो पुनर्गठित किया और इसे एक नया नेतृत्व और उद्देश्य प्रदान किया। नेताजी ने टोक्यो में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और खुद को उसका नेता घोषित कर दिया। अब ये कहानी आगे बढ़ती है, इसकी जरा संरचना और उद्देश्यों की जरा बात कर लेते हैं। अगर हम संरचना और उद्देश्यों की बात करें तो आजाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य था जय हिंद, जय हिंद। और इस नारे को, इस वाक्य को आज भी सुन करके या आज भी अपने मुंह से इसका प्रोनाउंसिएशन करके और एक अलग सी फीलिंग अपने अंदर आ जाती है। इस फौज का जो मुख्य ध्येय था, उद्देश्य था, लक्ष्य था, वो था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसा कोई भारतीय नहीं होगा जिसे ये वाक्य याद ना हो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये इस आजाद हिंद फौज का प्रमुख उद्देश्य था। ये फौज विभिन्न जातियों, धर्मों और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को मिला करके बनाई गई थी। इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य थे कि भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना। इसके अलावा भारतीयों को यह विश्वास दिलाना कि वे अपनी ताकत से स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, इतने कमजोर नहीं है भारतीय। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहित करना, यह बड़ा कदम था। भारतीय राष्ट्रीय चेतना हर भारतीय के अंदर डालना, क्योंकि इससे पहले देश प्रेम जैसी कोई भावना भारतीयों में हुआ नहीं करती थी। ये विभिन्न आंदोलन हुए, अंग्रेजों के आने के बाद जो आंदोलन हुए उसी से भारतीयों में राष्ट्र प्रेम की भावना आई है। नहीं तो पहले राष्ट्र था ही कहां, पूरा भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। बात समझ आई आपको, है ना? तो भारतीय राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहित करना, भारतीयों को विश्वास दिलाना कि आप अब सिर्फ अपनी ताकत से स्वतंत्रता ले सकते हो, अंग्रेजों को भगा सकते हो। इसके अलावा ब्रिटिशों से, अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराना, ये सबसे प्रमुख उद्देश्य हुआ करते थे आजाद हिंद फौज के। और इन्हीं उद्देश्यों से ये फौज आगे बढ़ी। अभियान की अगर बात करें, प्रमुख अभियानों में, तो आजाद हिंद फौज ने अपने सैन्य अभियान की शुरुआत कहां से की? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से, उनको जीत करके। सबसे पहले आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ मिलकर के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर आक्रमण कर दिया और अंग्रेजी शासन को वहां से ध्वस्त कर दिया, समाप्त कर दिया और वहां पर तिरंगा फहरा दिया और उसका नामकरण भी कर दिया
अंडमान को नाम दिया शहीद और द्वीप समूह को नाम दिया स्वराज, इसलिए शहीद और स्वराज द्वीप समूह के नाम से ये क्षेत्र जाने जाते हैं। इसके बाद फौज ने इंपाल और कोहिमा के क्षेत्रों में भी ब्रिटिश सेना के खिलाफ संघर्ष किया। मणिपुर और नागालैंड की आज वर्तमान में राजधानी है। इंपाल मणिपुर की राजधानी है, कोहिमा नागालैंड की राजधानी है वर्तमान में, है ना। तो इंपाल और कोहिमा के क्षेत्रों में ब्रिटिश सेना के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया। हालांकि जापान और जर्मनी की जब फाइनली हार हो गई दूसरे विश्व युद्ध में, तो उसके बाद में आजाद हिंद फौज को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया और धीरे धीरे ये अभियान जो था वो कमजोर पड़ने लगा। अगर हम परिणाम की बात करें कि इस आजाद हिंद फौज का परिणाम क्या हुआ, तो आजाद हिंद फौज का संघर्ष सैन्य दृष्टि से भले ही सफल ना रहा हो। अब सोच के देखिए ना यार, उस समय अंग्रेज सोच भी नहीं सकते थे कि इतना बड़ा कोई आतंक मचा सकता है, कोई इतनी बड़ी सेना भारत के बाहर तैयार करके और हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है, किसी ने सोचा भी नहीं था उस समय। और ऐसा जबकि हुआ, अंग्रेज हिल उठे थे, और जब ये सेना आक्रमण करी और जब भारतीयों को पता चला कि ऐसा भी कोई व्यक्ति था यार जो भारत के बाहर जाकर के एक बड़ी सेना का निर्माण कर लिया और जापान के साथ में हमारे लिए लड़ रहे हैं वो, तो हर एक भारतीय की आत्मा जाग उठी। हर एक भारतीय सेना में शामिल होना चाहता था, भर्ती होना चाहता था, लड़ना चाहता था। ठीक है, तो भले ही सैन्य दृष्टि से ये अभियान कमजोर पड़ने लगा आगे चल करके और ये जो है सफल नहीं हो पाए, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा हुआ। इसके सैनिक, जब ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों को पकड़ा और उन पर मुकदमा चलाया, जिसे लाल किला ट्रायल के नाम से जाना जाता है, लाल किला ट्रायल के नाम से, है ना, तो पूरे भारत में एक आक्रोश पैदा हो गया था, क्योंकि एक तरफा मुकदमा चल रहा था इन पर, है ना, बड़ा ही भेदभावपूर्ण मुकदमा चल रहा था। पूरे भारत में, पूरे भारतीयों में आक्रोश पैदा हो चुका था इसको लेकर के। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई गति अब मिल चुकी थी, एक नई दिशा में, कि भारतीयों को किस दिशा में आगे बढ़ना है, ये समझ सूझबूझ अब भारतीयों को मिल चुकी थी। फौज के बलिदान ने भारतीय सैनिकों और जनता के मन में स्वतंत्रता के प्रति विश्वास और जागरूकता को मजबूत कर दिया था। अब जनता को विश्वास दिला चुके थे कि आप यदि ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो, अंग्रेज कोई बड़ी बात नहीं इनको भगाना। और जो अंग्रेज प्रारंभ से ही बोल रहे थे कि हमारा सूरज कभी अस्त नहीं होता, इस आजाद हिंद फौज ने ये कारनामा करके ये साबित कर दिया था कि आपका सूरज भी अस्त हो सकता है। अंग्रेजों को परास्त करके ये साबित कर दिया था कि आपका सूरज भी अस्त हो सकता है। और कई जगह से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करके, तिरंगा फहरा करके ये साबित कर चुके थे और भारतीयों के मन में ये विश्वास दिला चुके थे कि आप अपनी शक्ति के बलबूते इनको भारत से बाहर खदेड़ सकते हो। अंतिम रूप से दोस्तों हम बात करते हैं निष्कर्ष की, कि इस पूरे ऑल ओवर जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है उसका निष्कर्ष क्या है। तो निष्कर्ष की यदि हम बात करें तो आजाद हिंद फौज भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक ऐसा प्रतीक बन गई जिसने दुनिया को यह दिखा दिया कि भारतीयों में अपनी आजादी के लिए मर मिटने का साहस है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके साथियों का बलिदान हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज भी जय हिंद का नारा देशभक्ति का प्रतीक बना हुआ है। जय हिंद का नारा आज हर भारतीय की रग रग में ब्लड की तरह बहता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों पूरा टॉपिक आपको कहानी के रूप में और कुछ ज्यादा ही आपको उत्साहित करने के रूप में भी आपको समझ आया होगा और काफी उत्साहित इस टॉपिक ने आप लोगों को किया होगा। कहीं पर कोई कंफ्यूजन अगर आपको रहे, भले ही हम सेशन के लास्ट में चल रहे हैं, कंफ्यूजन रहती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं बिल्कुल अगले सेशन में आप लोगों का उसका निराकरण जरूर निकालूंगा। ठीक है, कमेंट का आपको रिप्लाई भले ना मिले, लेकिन मैं आप लोगों की सभी की कमेंट जरूर पढ़ता हूं, इसलिए कमेंट जरूर किया करें। जो भी आपकी समस्या है आप मुझे कमेंट करके बताएं क्या प्रॉब्लम है, तो मैं उसमें सुधार करने का प्रयास जरूर करता हूं। अगले सेशन में ऑल ओवर हम बात करने वाले हैं, हो सकता है कि कल वाला सेशन आपका आखिरी सेशन हो इस सब्जेक्ट का, जिसमें हम बात करेंगे भारत के विभाजन की और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। अगर पॉसिबल नहीं हो पाया दोनों को एक ही लेक्चर में कवर करना, तो फिर हो सकता है कि हम इसको 2 लेक्चर में लेकर के आए और 50 लेक्चर आपके कंप्लीट हो जाए। 50 नहीं, सॉरी 49 होंगे, 50 नहीं हो पाएंगे। इट्स ओके। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में मिलेंगे। जाने से पहले मैं फिर से एक बार आपको लोगों को याद दिला दूं, सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है और तो लेक्चर को लाइक जरूर कर दें और थोड़ा सा आगे बढ़ा दें बच्चों तक। और इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।
ठीक है, ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।